हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वैन ऑफ फैक्टर आई। बट इससे पहले कि हम वैन ऑफ फैक्टर आई स्टार्ट करें, हमें ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना हम इस टॉपिक में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो समहाउ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। इस बात को बिल्कुल ना भूलें, आई रिपीट, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। देखिए कैसे डिपेंड करती हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू XB। ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। ये फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए लिखा जाता है। और यहाँ देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग किसके इक्वल आ रही है? XB के, जहाँ XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। नंबर यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि मोल फ्रैक्शन। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल TB। डेल TB इज इक्वल्स टू MKB। यहाँ मोलैलिटी टर्म यूज हुई है। मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसीलिए है क्योंकि वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला था MKF। यहाँ ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलैलिटी डिपेंडेंट टर्म है और इसीलिए ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू CRT। देखिए किस तरीके से डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। नंबर क्या चीज है? नंबर इज कंसंट्रेशन इटसेल्फ। So you can see here that all the four colligative properties are somehow dependent upon the concentration of solute particles, or I may say number of solute particles. अब मैं इस चीज को आगे बढ़ाती हूँ, इसको ठीक से समझ के हमें आगे बढ़ना है। हम अपने मेन टॉपिक पे आने जा रहे हैं, बैंड ऑफ फैक्टर I। यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एक टर्म इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? या मैं कहूँ सॉल्यूट को ही दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्यूट दो तरह के होते हैं, एक वो जो सॉल्यूशन बनने के बाद डिसोसिएट यानी टूट जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, या एसोसिएट यानी कि जुड़ जाए। मैं इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल देती हूँ। NaCl सॉल्यूशन के अंदर दो आयंस में टूट जाता है। एक और एग्जांपल हम एसोसिएशन का ले रहे हैं। मैंने आपको दो बातें बोली हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूट है जो कि सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो देखिए ये एसिटिक एसिड है CH3COOH। ये जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो इस तरीके से बॉन्डिंग शो करता है, ये डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब है दो यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है। डाई मतलब दो, तो डाइमराइज मतलब ये देख सकते हैं आप किस तरह से दो यूनिट्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ गई है और ये सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूट होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो टूट जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं। दूसरे सॉल्यूट होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो नीदर डिसोसिएट होते हैं नॉर एसोसिएट होते हैं, ना टूटते हैं ना जुड़ते हैं, जितने हैं और जैसे हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यूरिया, जैसे ग्लूकोज और चीनी जो हम खाते हैं जिसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं। वैसे तो ये तीन मैंने आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये सोल्यूशन में अगर आपने 10 पार्टिकल डाले हैं टू मेक अ सोल्यूशन, तो भी ये सॉल्यूशन में जाने के बाद भी 10 ही पार्टिकल्स रहेंगे, लेकिन इनका नंबर बदल जाएगा। अब मैं आगे आगे आपको इस टॉपिक से लिंक करने जा रही हूँ। यहाँ पे वैन हॉफ फैक्टर का क्या रोल आने वाला है, उसके लिए आप जिसको ठीक से सुनिएगा।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ सोल्यूट चेंज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल नमक लिया हमने NaCl की मैंने तो 10 फॉर्मूला यूनिट डाली थी सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद NaCl दो टुकड़ों में टूटता जा रहा है। तो अगर हर फॉर्मूला यूनिट दो टुकड़ों में टूटेगा तो मैंने जो 10 फॉर्मूला यूनिट डाली है वो 10 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन में जाने के बाद वो 10 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा कैलकुलेशन तो 20 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा कैलकुलेशन तो 10 के अकॉर्डिंग चल रहा है, और सॉल्यूशन में जाने के बाद सोडियम क्लोराइड जो है वो 20 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हर फॉर्मूला यूनिट दो टुकड़ों में टूट जाएगी। सिमिलरली एसिटिक एसिड भी जुड़ता है, दो यूनिट जुड़ के सिंगल बड़ा पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 10 पार्टिकल्स डालूंगी तो सॉल्यूशन में जाने के बाद में वो 5 ही दिखाई देंगे, क्योंकि दो आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर इस सॉल्यूट का नेचर कुछ ऐसा है कि वो सॉल्यूशन में जाने के बाद में पार्टिकल्स का नंबर ही बदल जाए, जैसे अंदर जाके वो बिखर जाएं और ये टुकड़े ज्यादा हो जाएं, या सॉल्यूशन में जाने के बाद वो जुड़ जाएं और ये टुकड़े हो जाए कम, तो जब नंबर ही बदल जाएगा तो वो प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करती हैं वो भी तो बदल जाएंगी। तो यहाँ से शुरू होगी डिस्क्रिपेंसीज इन द मेजरमेंट्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं कोई छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सपोज कीजिए हम आज क्लास में बैठे हैं, क्लास में मैंने आपसे एक न्यूमेरिकल करने को कहा और मैंने कहा कि आप x ग्राम ऑफ कोई ऐसा सोल्यूट दिया, जैसे मैंने NaCl आपको दे दिया, मैंने कहा आप x ग्राम ऑफ NaCl को गिवन मास ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए और आप निकालिए कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आएगा। आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, मोलालिटी को एक्सपेंड करने पर आता है WB अपॉन MB इंटू WA इन kg इंटू KB। तो अब आप क्या करने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जानने के लिए अगर मैं नोन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो पानी के लिए KB लेंगे, ये दोनों वैल्यूज नोट करेंगे, जो मैंने आपको सोल्यूट दिया NaCl उसका मोलर मास नोट करेंगे और आप मुझे बता देंगे कि मैम इसमें इतना एलिवेशन आएगा। लेकिन आपके इस कैलकुलेशन वाले पोर्शन में कहीं भी ये बात शामिल नहीं होती है कि नमक तो सॉल्यूशन में जाने के बाद दो टुकड़ों में टूट जाता है। और जब हम शुरू से कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, तो यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गई है। सॉल्यूशन में जाने के बाद तो पार्टिकल्स का नंबर वो नहीं रहा जो हमने सोचा था कि हमने डाला है, पार्टिकल्स दो में टूट गए हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए हैं। तो अब आप अगले दिन स्कूल में जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो आप लैब में सेम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को करने पे आप सोचते हैं कि चलिए मैम ने जो डेटा दिया था उतना ही गिवन मास हम डाल लेते हैं सॉल्ट का, और वो सारा हम वही सारा डेटा सेम रखते हैं, तो लेट अस सी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया है। तो अगर क्लास में आपने सपोज मुझे आंसर दिया है ∆Tv का 4 डिग्री सेल्सियस, आप जाके देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो एक्चुअली में एलिवेट हुआ है वही गिवन मास ऑफ सॉल्ट डालने से वो शायद ज्यादा एलिवेट हो गया, वो शायद कुछ डिफरेंट वैल्यू दे रहा हो। तो आप आगे मुझसे कहेंगे ना कि मैम हमने जो कैलकुलेट किया था, जो रिजल्ट ∆Tv का आपने हमें निकलवाया था, हमारा वो रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली मैच? क्योंकि हमने इस सॉल्यूट का इलेक्ट्रोलिटिक नेचर कंसीडर नहीं किया था। हमने ये बात नहीं सोची थी कि NaCl पानी में जाने के बाद एक यूनिट या एक एंटाइटी की तरह बिहेव नहीं करता। हर एक यूनिट दो टुकड़ों में टूट जाती है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने हम सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर पार्टिकल्स का नंबर ही ज्यादा हो जाता है तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो समहाउ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, जाहिर है उस प्रॉपर्टी के मेजरमेंट में तो डिस्क्रिपेंसीज आएंगी ही। तो आप कैलकुलेट करेंगे कुछ और वहाँ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट निकलेगा कुछ और। तो यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है वैन हॉफ फैक्टर I। वैन हॉफ जो साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस
वाला है आयन। ये आय क्या चीज है और इसकी क्या जरूरत है और इसको यूज करने के बाद हम किस तरीके से इन डिस्क्रिपेंसीज को दूर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हम मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जो अब तक पढ़ा था वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस थी, और अभी हमारा अगला टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से अब नॉर्मल मोलर मासेस आते हैं एंड इसी टॉपिक को हम बोलते हैं वैन टॉप फैक्टर आई। ये देखिए दो तरह के सोल्यूट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में या एसोसिएट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो ना ही डिसोसिएट होते हैं और ना ही एसोसिएट होते हैं। जब हम किसी ऐसे सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर कर रहे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट होता है, यानी वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो सकता है, तो ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। देखिए एक फ्लोचार्ट के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वी ऑलरेडी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड इन अ वे दैट इट इज अ प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। Association oblique dissociation eventually led to the change in the number of particles in solution. अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलिटिक है तो सॉल्यूशन में डलने के बाद या तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा जिससे उसका नंबर बढ़ जाएगा, या फिर वो जुड़ जाएगा जिससे उसका नंबर घट जाएगा। अब ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर पे ही डिपेंड करती हैं और नंबर गया है बदल सॉल्यूशन में जाने के बाद, एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर पे। नंबर सॉल्यूशन में जाने के बाद बदल रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदलेगी। और क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास भी की वैल्यूज भी आप सही नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ही क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का। मैंने हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने के साथ साथ आपको ये बोला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी ही इसलिए जाती है ताकि हम उससे मोलर मास निकाल सकें। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही गड़बड़ा रही है तो जाहिर है मोलर मासेस भी एबनॉर्मल आएंगे, और इसीलिए इस टॉपिक को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। रिजल्ट्स देखिए क्या होंगे। रिजल्ट्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन दोनों पार्ट्स का क्या मतलब है? अगर आपने मोलर मास निकालना आप चाह रहे हो, सोल्यूट अननोन है, आपको सोल्यूट का नहीं मालूम है, ऑफ कोर्स अननोन सोल्यूट के ही मोलर मासेस निकाले जाते हैं थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स। सोल्यूट अननोन है और बाय चांस सोल्यूट निकल गया एक इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट होकर के नंबर बदल देगा सोल्यूशन में जाने के बाद, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही सही नहीं आएगी और जिसकी वजह से मोलर मास भी सही नहीं आएंगे। इसको मैं और प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपने कोई ऐसा सोल्यूट डाला है जो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जाता है तो वो उसके टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो जो सॉल्यूशन देखेगा ना वो देखेगा छोटे पार्टिकल्स। हमने डाला था NaCl, सपोज एग्जांपल बड़ा कॉमन है, NaCl ले लेते हैं। NaCl एक बड़ी मोइटी होती है, 58.5 इसका मोलर मास होता है, लेकिन जब ये टूटा दो टुकड़ों में तो सॉल्यूशन ने दो छोटी एंटाइटीज देखी, तो मोलर मास भी जो आने वाला है वो एक्चुअल मोलर मास से कम आने वाला है। सिमिलरली अगर एसिटिक एसिड की बात करें जिसका मोलर मास 60 होता है, अगर ये सॉल्यूशन में जाएगा तो दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि सॉल्यूशन उसको एक बड़ा पार्टिकल कंसीडर करेगा, नॉट दैट दो छोटे पार्टिकल कंसीडर नहीं करेगा। सॉल्यूशन उसको एक बड़ा पार्टिकल समझेगा और इसीलिए मोलर मास भी उस बड़े पार्टिकल का देगा। यानी जो बड़ा पार्टिकल है वो तो दो पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन से बना है, जुड़ने से बना है, डायमराइज होने से बना है, तो वो अगर 60 है मोलर मास 60 तो मोलर मास 120 आने वाला है। तो इसी को हम कहते हैं नॉर्मल मोलर मासेस। तो पहला रिजल्ट है आपके मोलर मास ही सही कैलकुलेट नहीं होने वाले। दूसरा रिजल्ट, अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करते हो, आपको पता है सोल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है सोल्यूट या तो जुड़ जाता है या टूट जाता है, और जब आप इस बात को कंसीडर किए बिना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करते हो नॉर्मल फॉर्मूला से, तो रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन में जाने के बाद टुकड़े हो गए ज्यादा,
तो जब ज्यादा टुकड़े हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखते हुए ज्यादा रिजल्ट देगी। जैसे NaCl अगर 100% डिसोसिएशन शो करे, तो मैंने अगर NaCl के 10 फॉर्मूला यूनिट्स डाले हैं और सॉल्यूशन में जाके हो गए 20, तो अगर मैंने आपसे कैलकुलेट क्लास में करवाया 4 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन, तो प्रैक्टिकली जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आएगा 8 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन, क्योंकि सॉल्यूशन जिसको आपने 10 पार्टिकल माना था, सॉल्यूशन ने उसको 20 देखा और इसलिए उसने जो डेल्टा टीबी की वैल्यू वो भी डबल कर दी। सिमिलरली अगर कोई एसोसिएट होने वाला सोल्यूट है जो आपस में जुड़ जाता है, जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो इस तरह के सोल्यूट का एलिवेशन नोट करें। तो अगर आपने कैलकुलेट किया 4 तो आएगा 2 डिग्री, क्योंकि सॉल्यूशन ने वो पार्टिकल्स उतने नहीं देखे। आपने 10 पार्टिकल डाले थे और आपने 10 के हिसाब से कैलकुलेशन किया था, सॉल्यूशन को 5 ही बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखे, जुड़े हुए पार्टिकल्स दिखे, तो इसलिए रिजल्ट्स आपके गड़बड़ाएंगे। तो ये 2 पार्ट्स मैंने डिवाइड किया है। हर लेक्चर में मैं एक चीज कहती हूँ, पॉज करके ये चीजें नोट डाउन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। फॉर सच डिफिकल्टीज वैन टॉप फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब वैन टॉप फैक्टर होता है नॉर्मल मोलर मास अपन ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एज्यूमिंग नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब ये वो चीज है जो आपको हर किताब में भी लिखी हुई मिल जाएगी, एनसीईआरटी में मिल जाएगी, रिफ्रेशर्स में मिल जाएगी, लेकिन इसको हम एक अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं। वो क्या ढंग है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस कंसीडर करते हैं। पहला केस है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है जैसे सपोज एक बड़ा पार्टिकल n नंबर ऑफ छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। एक बड़ा पार्टिकल n नंबर ऑफ छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। जब हमने वो पार्टिकल नहीं डाला था तो हमारी नजर में वो पार्टिकल 1 था और अभी वो टूटा नहीं था। जिस समय हमने वो सॉल्यूट पानी में डाल दी, इक्विलिब्रियम अचीव हो गई, 1 में से अल्फा निकल गए और n नंबर ऑफ अल्फा बन गए। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ, इसका क्या मतलब है। कुछ बच्चों को इसका मतलब यही समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आ गया मैं उन्हें एक कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। NaCl जो टूटा 2 टुकड़ों में, Na+ एंड Cl-। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 मोइटीज शुरू में डाली थी, यहाँ 0 था। 10 में से जरूरी नहीं है सारी टूटी, क्योंकि सारे सोल्यूट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, 1 नहीं होता है। कुछ सोल्यूट्स पार्शियली डिसोसिएट भी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन पार्शियली डिसोसिएट कर रहे हैं, पूरे नहीं टूट रहे, थोड़े से पार्टिकल टूट रहे। तो सपोज NaCl में से 4 पार्टिकल टूटे, 4 NaCl पार्टिकल्स जो ब्रेक हो गए, क्या बनेंगे? अगर 4 NaCl टूटेंगे तो 4 Na+ बनेंगे और 4 ही Cl- बनेंगे। जो बिना टूटे हुए बच गए 6, बिना टूटे हुए बच गए 6, ये मैं अलग से, बिना टूटे हुए बचे 6 और टूट के यहाँ हो गए 8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन देख रहा है वो देख रहा है Na+ और Cl- को जोड़ के 8 प्लस जो अनडिसोसिएटेड रह गए थे वो 6 भी आप ऐड करेंगे तो ये 14 पार्टिकल सॉल्यूशन को दिखाई दे रहे हैं, और आपके हिसाब से तो 10 ही थे और सॉल्यूशन को दिख रहे हैं 14। तो यहाँ मैंने ये चीज शो की कि 1 - अल्फा एंड ये n अल्फा मतलब अगर आपने जैसे यहाँ NaCl के केस में n की वैल्यू 2 है, तो सपोज आप 4 तोड़ते हैं तो 8 बन जाते हैं, तो n की वैल्यू 2 है। अब I क्या चीज है? I का फॉर्मूला ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो सॉल्यूशन को कितने पार्टिकल दिखे? 14 अपॉन हमारे अकॉर्डिंग कितने थे? 10। इस तरीके से I निकलता है। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगी तो सॉल्यूशन को कितने दिखे? n अल्फा प्लस 1 - अल्फा। यहां भी हमने यही किया था, टूटे हुए 8 प्लस बचे हुए 6, तो यहाँ 1 - अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1। हमारे अकॉर्डिंग तो पार्टिकल एक ही था, लेकिन सॉल्यूशन ने देखा टूटे हुए n अल्फा और बिना टूटे हुए अनडिसोसिएटेड 1 - अल्फा। अब इसका मतलब हुआ I इज इक्वल्स टू 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। अब मैं दोनों साइड -1 कर देती हूँ। मैथ्स में ऐसा अलाउड होता है कि आप दोनों साइड कोई सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों तरफ -1 किया ताकि मैं फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच पाऊँ। I -1 इधर, -1 इधर, इस -1 से ये +1 कट गया। I - 1 इज इक्वल्स टू n अल्फा माइनस अल्फा। I - 1 इज इक्वल्स टू अल्फा n - 1 एंड अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है I - 1 अपॉन n - 1।
ये डिसोसिएशन के केस में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला जो है डिराइव किया है, जहां पे अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई है वैन ऑफ फैक्टर, एन है कितने पार्टिकल्स में कोई एक फॉर्मूला यूनिट टूट जाती है। जैसे एग्जाम्पल NaCl जो जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं तो उसके लिए n की वैल्यू 2 है, कैल्शियम नाइट्रेट जिसके 3 टुकड़े हो जाते हैं उसके लिए n की वैल्यू 3 है, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो जिसके 5 टुकड़े होते हैं, 4 पोटेशियम और 1 ये पूरी यूनिट, इसके लिए n की वैल्यू 5 है। तो व्हाट इज n? एक फॉर्मूला यूनिट कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है वो n है, I वेंट ऑफ फैक्टर है, एंड अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इस फॉर्मूले की आगे क्या यूटिलिटी है हम डिस्कस करेंगे। हम एसोसिएशन के लिए भी एक ऐसा ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ए जो है वो AN में जुड़ रहा है। अब देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स को आप जोड़ेंगे तो वो डाइमराइज होके इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा जाता है। ये इसका फॉर्मूला है, क्योंकि 2 एसिटिक एसिड जुड़ के एक बड़े पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, लेकिन ये बिहेव ऐसे कर रहे हैं, ये मिल करके जुड़ करके एक बन गया है, 1 मोल बन गया है। तो ये देखिए 2 है वो 1 बन गया है, तो उसको हमने ऐसा लगा। अगर सपोज कोई 3 मिलकर 1 बने तो हम यहाँ 3 लगा देंगे। कोई 4 पार्टिकल्स मिलकर टेट्रामेराइज होकर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करें तो हम यहाँ 4 लगा देंगे। अब टाइम t=0 पे A का 1 था और वो डिसोसिएट नहीं हुआ था। इक्विलिब्रियम पे हमने कहा 1 में से अल्फा जो है वो डिसोसिएट हो चुका है, यहाँ पे डिवाइड होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, डिसोसिएशन के केस में मल्टीप्लाई होता है इनसे, क्योंकि जब 4 पार्टिकल 2-2 में टूटेंगे तो 4 × 2 8 आएगा, लेकिन यहाँ जुड़ रहे हैं तो पार्टिकल्स जुड़ने के बाद कम हो जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय n। अब I का फॉर्मूला तो वही होता है, अभी आपको बताया था, जो पार्टिकल सॉल्यूशन को दिख रहे हैं और जो पार्टिकल्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं। जो सॉल्यूशन को दिख रहे हैं वो 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय n है, और जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो तो 1 ही है। डिनोमिनेटर के 1 को नेग्लेक्ट करते हुए दोनों तरफ -1 कर देते हैं, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। I - 1 = अल्फा बाय n - अल्फा, I - 1 = अल्फा 1/n-1, अल्फा की वैल्यू निकल के आई I - 1/1/n-1। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए हमारा डेरिवेशन हो गया है, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। इन सब का आगे बहुत यूटिलिटी है, तो आगे चलते हैं। अब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए बहुत ही इजी टेक्निक निकाली है वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। ये टेक्निक बुक्स में मेंशन नहीं है। बुक्स में जिस टेक्निक से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं हमें वो नहीं देखने हैं। आप अब जो मैं बोलने वाली हूँ उसको 4 बार सुनेंगे, क्योंकि आपको वो चीज अच्छे से तभी समझ में आएगी, तभी आप उसको कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज द इजीएस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस फैक्टर नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर आई। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि अगर सॉल्यूशन में जाने के बाद पार्टिकल्स का नंबर चेंज हो जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने कैलकुलेट की थी और जो एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल भी थोड़ी देर पहले आपको कोट किया था कि मैंने क्लास में आपसे एक एक्सपेरिमेंट कराया जहां मैंने ∆Tb की वैल्यू कैलकुलेट करवाई। आपने कहा 4 डिग्री सेल्सियस आ रही है, और जब आपने उसको ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया लैब में, एक्चुअल में थर्मामीटर रख करके ∆Tb को मेजर किया तो वैल्यू 8 डिग्री सेल्सियस आ गई। तो यहाँ मैं कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने ये टेबल बनाई है। ये आप कैलकुलेशन के थ्रू डेटा फाइंड आउट, कैलकुलेशन के थ्रू आप ये रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी यहाँ जो रिजल्ट आने वाला है वो कैलकुलेटेड रिजल्ट है, और इस तरफ जो रिजल्ट में ये सिर्फ ∆Tb, ∆Tf, पाई एंड ये जो मैं लिख रही हूँ ये सपोज ऑब्जर्व है। यानी ये वो है जो आप पेपर पे कैलकुलेट करते हैं, और ये वो है जो आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके एक्चुअल में फाइंड आउट करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लेके। अगर ये दोनों सेम है, जैसे आपने जो कैलकुलेट किया रिजल्ट वो ही आपके एक्सपेरिमेंट पे भी आ रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन कि सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वैल्यूज मैच हो गई। लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू से मैच नहीं होती है तो मैं सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज को I से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यानी कि
आई क्या चीज है। अब से मैंने एक स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले कोट किया था कि ये फॉर्मूलाज तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ये एक नया तरीका है, डिफरेंट मेथड है इसी चीज को समझने का। आई क्या है? आई एक ऐसा नंबर है जो यदि आपको पता होता तो आप अपने कैलकुलेटेड रिजल्ट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्सपेरिमेंटल से मैच करा देते। जैसे कि अगर आपको NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 पता होती तो आप ये कहते कि लैब में जो ये अपने कैलकुलेशन में तो रिजल्ट 4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसके आई की वैल्यू 2 है, एक्चुअल लैब रिजल्ट या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या ऑब्जर्व रिजल्ट 8 आएगा। इसका मतलब आई क्या है? आई कुछ नहीं, आई जस्ट एक ऐसा नंबर है जिससे आप कैलकुलेटेड रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बराबर ला सकते हैं। तो अगर आपको आई की नॉलेज हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एब्सोल्युटली सही तरीके से मेजर करके रिजल्ट्स रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। ये देखिए, ये फॉर्मूलेट हम जा रहे हैं। आई की वैल्यू हो जाएगी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। अगर आपकी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है तो आई ग्रेटर देन 1 होगा, वो डिसोसिएशन का केस होगा। अगर कम है तो आई स्मॉलर देन 1 होगा, वो एसोसिएशन का केस होगा। डिसोसिएशन के केस में आई ग्रेटर देन 1 होता है, एसोसिएशन के केस में आई स्मॉलर देन 1 होता है, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आई सेम एज दैट ऑफ 1 होता है। तो अब न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं इस टेक्निक पे, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इन्हीं फॉर्मूलाज को अगर मैं खोल के लिख दूं, डेल टी बी इज इक्वल्स टू आई, एम को मैं खोल रही हूं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी इंटू के बी। ये हो गया डेल टी बी इज इक्वल्स टू आई एम के बी। डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी इंटू के एफ। देन आता है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू आई, मोलैरिटी होती है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू आर टी। पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। देन आता है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल्स टू आई, एक्स बी को खोलेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने एक्सपैंड करके रखे हैं। ये सारे आपके मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएगा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैलकुलेटेड वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करने पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगी, यानी आई एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम कैलकुलेटेड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक्सपेरिमेंटल के बराबर ले आते हैं। इसका मतलब हमारे इस चैप्टर में, जो कि पूरा चैप्टर हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है, दो तरीके से हमने इसको क्लासिफाई कर लिया है। क्लासिफाई कैसे किया है? फाइंडिंग मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो फॉर्मूले क्या होंगे? डेल टी बी इज इक्वल्स टू एम के बी, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू एम के एफ, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी एंड पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो फॉर्मूले सारे फॉर्मूले से आई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी डेल टी बी इज इक्वल्स टू आई एम के बी, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई एम के एफ, पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी एंड पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू आई एक्स बी।
यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में I से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नॉर्मली बिना I के यूज किए ही रिजल्ट सही आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आते हैं और उनको कैसे किया जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सपोज कि नंबर 1 कैटेगरी जो न्यूमेरिकल्स की होती है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप पता कीजिए कि ये जो सॉल्यूट है ये इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आप कैसे पता करेंगे? आप I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं I अगर 1 आता है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो कैसे I की वैल्यू फाइंड आउट होगी? वो कहेगा मैंने गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट को, जिसका मोलर मास नोन था, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला है और सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू आपको दी जा रही है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इतना एलिवेट हो गया है, या फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिप्रेस हो गया है, या इतना ऑस्मोटिक प्रेशर रिपोर्ट हुआ है, या इतना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया। वो आपको ये डेटा भी दे रहा है, ये डेटा भी दे रहा है। इस डेटा को इस डेटा से डिवाइड करने से I निकलेगा। अगर I 1 आ रहा है, यानी कि ये डेटा और ये डेटा सेम है, इसका मतलब सॉल्यूट कैसा है? सॉल्यूट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर I की वैल्यू 1 नहीं आ रही है और वो 1 से स्मॉलर या ग्रेटर आ रही है, तो सॉल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आती है जिसमें आपसे नेचर ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए पूछा जाता है। सेकंड कैटेगरी आपसे जो आती है वो आती है, आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे सपोज कीजिए ये दोनों का कंपैरिजन है। जैसे यहाँ पे हमने एक ये वाली एग्जाम्पल, इस वाली प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाली प्रॉपर्टी का। तो अब वो क्या पूछ सकता है? वो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को, जिसका मोलर मास भी नोन है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में डाला जाए और सॉल्वेंट की Kb की वैल्यू ये है, तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट होगा। यानी कि वो आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। बट दिस टाइम अगर सॉल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब कैलकुलेट की जाएगी तो I निकालना पड़ेगा, और वो I निकलेगा इन दोनों फॉर्मूलाज से। अगर वो डिसोसिएशन वाला सॉल्यूट है तो अल्फा हमें पता होगा, N हमें पता होगा, हम I फाइंड आउट करेंगे, I को हम यहां पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करके हम एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे। अगर एसोसिएशन वाला सॉल्यूट है तो यहां से हमें I पता लगेगा इस फॉर्मूले से, यहां हम I को डालेंगे, डेटा यूज करेंगे सेम जैसे हम पहले करते थे, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो समझाऊंगी, और न्यूमेरिकल्स के प्रॉपर इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझाऊंगी। थैंक यू।